तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, क्वांटम नंबर। लिख दिया मैंने हेडिंग, ठीक। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर वो है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है नाभिक के समान, न्यूक्लियस है, एक कोई एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस मान लो, तो ये उसका क्या हो जाएगा, सेल। इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा है, ठीक, तो वो कहाँ पे उसके पास, अगर मुझे पता करना है कि वो कहाँ पे पाया जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी। जैसे देखो, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पास होगी, कहाँ पास प्रेजेंट होगा, ठीक। उसको निकालने के लिए हमें क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं, चार टाइप के, 4 टाइप्स के होते हैं क्वांटम नंबर। पहला क्या है? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है क्या, साइज के बारे में, ठीक, साइज के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सॉरी, फर्स्ट है ऑर्बिट के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट और सेल के बारे में बताता है कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बारे में। सेकंड बताता है ये साइज के बारे में, कि एटम का साइज कितना बड़ा होगा, उसके बारे में, ये छोटा होगा उसके बारे में, ठीक। थर्ड बताता है ये क्या, एनर्जी के बारे में, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सेल की एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी, ऐसे करके, ठीक। देखते हैं कैसे बताता है, समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या क्या बताता है, वो बस बता दिया हूं, लेकिन कैसे बताता है उसको देखते हैं। देखो, ये अगर न्यूक्लियस है बच्चों, ये अगर न्यूक्लियस है कोई एटम का, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिट। ये हो जाएगा क्या, ऑर्बिट। और क्या बोल सकते हैं इसको, सेल बोल सकते हैं बच्चों, समझ में आया, इसको सेल बोल सकते हैं, ठीक। तो हमें देखो, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ प्रेजेंट है या फिर यहाँ प्रेजेंट है, तो किस में प्रेजेंट है, ऑर्बिट में ही तो प्रेजेंट है बच्चों। तो ये ऑर्बिट के बारे में बता दिया, ऑर्बिट या फिर सेल के बारे में, ठीक। अगर अब साइज के बारे में कैसे बताएगा, देखो, अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया है कि ऑक्सीजन एटम है, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालो, ऐसे करके अगर पूछ दिया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा, किसका, हाँ, ऑक्सीजन का लास्ट। पहले में तो 2 ही रखूंगा मैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आता, फिर सेकंड में 6 रखूंगा, तो सेकंड ऑर्बिट में पाया जा रहा है क्या, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा रहा है, तो इसका साइज छोटा होगा। अगर यहाँ पे पाया जा रहा है तो इसके कंपेयर में इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, ठीक। अगर थर्ड सेल है, देखो, अगर थर्ड सेल है और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा रहा है और इसका क्वांटम नंबर मेरे को निकालना है बच्चों, तो इसका साइज इसके कंपेयर में थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक। तो साइज के बारे में बता रहा है, समझ में आया, सेल या ऑर्बिट के बारे में बता रहा है, समझ में आया। देखो, अब एनर्जी के बारे में कैसे बता रहा है, अब आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि स्टार्टिंग पोर्शन में कि हम जो फर्स्ट सेल है उसका एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू सेकेंड सेल। तो जैसे जैसे मैं ऐसे करके आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बड़े सेल की तरफ बढ़ता जाऊंगा, तो क्या एनर्जी भी इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के कंपेयर में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक। और उसके बाद यहाँ देखूं तो यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, किसके कंपेयर में, इनर में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन उनके कंपेयर में। अब समझ में आया ये, ठीक, समझ में आ गया ना एनर्जी के बारे में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये सब चीज के बारे में बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो इसको मैं n ही बोल सकता हूँ ना। n का वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 4, ऐसा होता है, डॉट 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 ऐसे करके होता है n का वैल्यू। तो ये फर्स्ट सेल में अगर है, फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मेरे को निकालना है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए निकालना है तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा, थर्ड के लिए निकालना है तो 3 हो जाएगा, फोर्थ के लिए तो 4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, समझ में आया। दूसरा है हमारा क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देन एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, इसको हम
स्मॉल m से, अच्छा इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बच्चों। और जो अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। ये क्या बताता है हमें, सब सेल के बारे में, सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कैसे, देखो जैसे मैंने बताया कि अगर न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सेल पाए जाएंगे, इसके चारों ओर सेल पाए जाएंगे, ठीक, इसके चारों ओर सेल पाए जाएंगे। यहाँ बना के बताता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या पाए जा रहे हैं, सेल पाए जा रहे हैं। लेकिन सेल के अंदर भी, सेल के अंदर भी सब सेल्स पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में केवल एस सब सेल पाया जाता है, सेकेंड सेल में एस और पी सब सेल पाया जाता है, थर्ड सेल को देखूं अगर मैं तो एस पी एंड डी तीनों सब सेल पाया जाता है, एस पी एंड डी। अगर फोर्थ को देखूं तो एस पी डी एफ, एस पी डी एफ चारों सब सेल पाए जाते हैं। तो ये एफ और डी और पी और एस ये क्या है, ये सब है सब सेल, इन्हीं को बोलते हैं सब सेल। तो ये बताता है अगर एस में इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है और पी में इलेक्ट्रॉन है और एफ में इलेक्ट्रॉन है, तो हमें तो हमें ये कैसे बताएगा। तो इन सब के लिए जो एल का वैल्यू है ना बच्चों, वो वेरी करता है। एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए क्या होता है, 3 होता है, ठीक। देखते हैं आगे, देखो एल का जो वैल्यू है ना, एल का वैल्यू वो सब सेल के बारे में देखते हैं। एस पी डी एंड एफ, देखना एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए कितना होता है, 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है, ठीक। अगर मैं इसका देखूं कि एक दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, तो एक सब सेल में एस सब सेल है उस वो ऐसे दिखता है, पी सब सेल है वो उसमें 3 खड्डे होते हैं, डी सब सेल है उसमें 5 खड्डे होते हैं बच्चों, 1 2 3 4। एफ सब सेल है उसमें 7 खड्डे होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 खड्डे होते हैं, ठीक। अब इनका स्ट्रक्चर देखूं मैं, इनका स्ट्रक्चर देखूं तो ये कैसे दिखता है, राउंड गोल। एस जो है वो गोल दिखता है, पी जो है वो डंबल शेप दिखता है, डी जो है वो डबल डंबल शेप दिखता है और एफ जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ठीक। समझ में आया। अब देखो ये सब सेल हो गया, ये तीनों ये चारों सब सेल हो गए, 1 2 3 ये सारे सब सेल हो गए। अब मैं सब सेल जो है सब सेल के एक खड्डे में, इसको एक खड्डे को हम ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं एक खड्डे को। तो इसके इस खड्डे के बारे में बात करूं तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटल्स। तो एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो वो है 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं एक सब सेल में। तो देखना इसके अकॉर्डिंग देखना, एस में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो देखना एस में मैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, तो उसमें रख सकता हूँ 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक। पी में कितना रख सकता हूँ, 2 4 6, एक में 2 फिर 4 फिर 6, 2 2 2 ऐसे करके तो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। वैसे डी में एक में 2 तो 5 में कितने 10, एफ में एक में 2 तो 7 में कितने 14, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ बच्चों, ठीक। इतना समझ में आया, इतना ही पढ़ना है आपको इसके बारे में। नेक्स्ट है अपना थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स का इंफॉर्मेशन देता है। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना, ठीक, जैसे s ही मान लो, s ही मान लो तो s में एक ही खड्डा बनता है। p देखो, p में कितना खड्डा बनता है, 3 खड्डा बनता है बच्चों, ठीक। अगर d मान लो मैं तो d में 5 खड्डा बनता है। f मान लो तो f में 7 खड्डा बनता है, ठीक। f में कितना खड्डा बनता है, 7 खड्डा बनता है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मतलब 7 खड्डा बन गया, इसमें 5 खड्डा बन गया, 5 ऑर्बिटल्स बोलो, 5 ऑर्बिटल्स, इसमें 7 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 1 ऑर्बिटल, समझ गए। तो देखो अगर s है तो उसके लिए m का वैल्यू हो जाएगा 0 अगर एक खड्डा है तो। अगर 3 खड्डा है तो -1 से लेके +1 तक होगा,
इस ऑर्बिटल के लिए -1, अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए m का वैल्यू -1, इस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए निकालना है तो उसके लिए 0, और इस ऑर्बिटल का निकालना है तो +1। सिमिलर -2 से +2 तक, सिमिलर -3 से +3 तक। समझ में आया? अब देखते हैं आगे। आगे है अपना स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर वो होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे स्पिन कर रहा है वो। स्पिन मीन्स घूमना। अब देखना, जैसे देखो सन है, सन के अराउंड, देखो ये सन है, सन के अराउंड पृथ्वी ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, साथ ही में अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना पृथ्वी। हमारा अर्थ जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हमारा अर्थ अपने अराउंड भी और सन के अराउंड भी। ठीक, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है, जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रहा है सर्कुलरली, लेकिन उसके साथ साथ अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो देखना रहता है हमको स्पिन क्वांटम नंबर में। तो अगर क्लॉकवाइज वो घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका वैल्यू देखेंगे, क्लॉकवाइज का वैल्यू होगा +½ और एंटी क्लॉकवाइज का होगा -½ अब देखो ये मैंने चारों क्वांटम संख्या आप लोगों को समझा दिया, चारों क्वांटम नंबर आपको बता दिया। ठीक, चारों क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, तब बताना आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक, देखना जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके मैंने बोल दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ठीक, और उसमें बोल दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू डिफाइन करो करके, तो कैसे करोगे देखना। सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, ऐसा ही होगा। चलो मैं खड्डा बना देता हूँ। अब p के लिए कितने खड्डे बनाऊं? 3 खड्डा बनाऊंगा ना, 3 खड्डा बनाऊंगा p के लिए। देखो तो पहले s के लिए जो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर देखो ऐसे 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 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए मेरे को निकालना है चारों क्वांटम संख्या का मान, जैसे n, फिर l, m और n। देखो s, स्पिन को s से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो देखना n के लिए सबसे पहले सामने वाला देखना, तो n का वैल्यू निकालना होगा तो हमें देखना है कि सब सेल के सामने में कौन सा नंबर है। ठीक, तो ये सेकंड सब सेल का बात हो रहा है, सेकंड ऑर्बिट का बात हो रहा है, तो उसको लिख देना। ठीक, सामने में देखना उसके सामने में कौन सा ऑर्बिट है। ठीक, उसके बाद लिख देना। n का वैल्यू डिफाइन हो गया, हमें ऑर्बिट के बारे में पता चल गया कि ये सेकंड नंबर के ऑर्बिट में है ऐसे करके, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड नंबर के ऑर्बिट में है ऐसे करके। समझ में आया? अब दूसरा देखना, L का वैल्यू देखना। P के लिए L का वैल्यू कितना होता है? P के लिए L का वैल्यू अब भी हम लोगों ने देखा है। P के लिए जो L का वैल्यू होता है वो होता है 1। P के लिए जो होता है बाबू 1 होता है L का वैल्यू। ठीक, L का वैल्यू हो गया 1। अब M का वैल्यू देखना। M का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो -1 से +1 तक होगा और बीच में 0, तो क्या हो जाएगा? M का वैल्यू -1 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखना स्पिन। देखो ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अपोजिट। तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो -½ होता है, और ये वाले के लिए होता है +½ होता है। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -½ ठीक, सारे एलिमेंट में, सारे एटम में यही चीज फॉलो होता है। देखना आप नाइट्रोजन के लिए निकालो। नाइट्रोजन का 4 होता है, इसके 5th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू डिफाइन करना है। तो कैसे करोगे?
फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के पहले सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना 3, 2p कितना 2p2 होगा, नहीं 2p होगा 3 होगा, ठीक 2p3 होगा। अब देखना खट्टा बनाओ, खट्टा बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो नहीं बनेगा इसका क्वेश्चन बिना खट्टा बनाए। चलो भरो इलेक्ट्रॉन भरो, इसमें ऐसे करके भर दिया, इसमें ऐसे करके भर दिया, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे। अब गिनो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पास है 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन भर गया। फिफ्थ इसके लिए निकालना है हमें किसका मान, चारों क्वांटम नंबर का मान। तो n l m और n अब और s, ठीक तो अब निकालो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कौन से ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, 2 लिख दूंगा, ठीक। ये देखो सब सेल के सामने में जो नंबर है उसी को लिख देना। l का वैल्यू कैसे निकालूंगा, l का वैल्यू p के लिए कितना होता है 1, अब भी देखा हम लोगों ने, देखो 1 1 होता है करके, ठीक। m का वैल्यू क्या होगा m का वैल्यू क्या होगा इसके लिए होगा क्या -1 से +1 तक है ना, तो -1 ही होगा। s का वैल्यू क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो +½ समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करना, ठीक। अगर समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट करना और थैंक यू लिख देना, ठीक। ठीक है बच्चों, सारे पॉइंट को आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना और लिख लेना, नोट कर लेना, एग्जाम्पल को नोट कर लेना। सबसे इजी है हमारे पूरे केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना इतना, थैंक यू।